जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी को क्या हाल है? सभी का बढ़िया। सो देखिए गाइस, आज जो है वो ये जो वीडियो है वो पार्ट 2 है माइनर साइकोलॉजी जो मैं पढ़ा रही थी उसकी। तो मैंने बेसिक्स थोड़ा सा कवर कर दिया था, आपका एक बेस बना दिया था कि आखिर साइकोलॉजी में पढ़ना क्या है हम लोग को। तो अभी हम लोग धीरे धीरे मेन चीज़ों की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो थिंकिंग के बारे में हम जान लिए थे कि थिंकिंग इज़ अ कॉग्निटिव प्रोसेस, ठीक है, एंड of using mental facilities to generate ideas, make decision, solve problems and form the judgment। ये सारी चीज़ें हम थिंकिंग से ही कर सकते हैं। जब हम सोचते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, आइडिया जनरेट करते हैं, उससे अपने डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को करते हैं। यानी आप डिसीजन लेते हो किसी भी चीज़ का सोच समझने के बाद, देन आफ्टर प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और फिर जजमेंट फॉर्म करते हो किसी भी चीज़ को लेके, सोच समझ के आप वो चीज़ करते हो। ओके, की पॉइंट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो जनरेट आइडियाज़, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड जजमेंट फॉर्मेशन, दिस ऑल कैन डन थ्रू दी थिंकिंग, ठीक है। सो पहले तो मैं यही बता देती हूँ कि ये मेरा एक्चुअल में क्लास नोट्स है जो कि मैं एक रफ कॉपी यूज़ करती हूँ जब भी कुछ पढ़ाया जाता है तो ये मैंने उसी वक्त बनाया था, है ना, क्योंकि दोबारा से लिखना एंड ऑल दिस क्रिएट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज मुझे जो है रिसर्च प्रोजेक्ट भी टाइम पे कंप्लीट करना है, यूट्यूब पे वीडियोस भी डालने हैं, और इवन मेरा जो है एग्जामिनेशन भी स्टार्ट होने को आ गया है 28-29 से। तो मेरे लिए भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, तो मैंने लगा कि राइटिंग तो ठीक ठाक ही है तो आप लोग समझ लोगे, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो डेली लाइफ में भी हम डिस्कस करते ही हैं, बट स्टिल उसको एक्चुअल में क्या साइकोलॉजी के टर्म्स में कहेंगे उसे थोड़ा सा जानेंगे। माइंड मैपिंग सबको पता है कि क्या होती है। जैसे कंसेप्ट मैप बनाते थे हम लोग, याद है जब 10th में जब CBSE ने कहा था कि आपको हर पेज के लास्ट में या इन द बिगिनिंग आपको माइंड मैप बनानी है। दैट मीन्स उससे आप क्या समझते थे, यानी हर चैप्टर को एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो फ्लो चार्ट के थ्रू समझाना। किसी टॉपिक को ले लिया, उसके सब पार्ट्स लिख लिए, उसके डिविजन्स लिख लिए, उसके बारे में 2-2 लाइन करके लिख लिया, ताकि आप पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू उससे ले सको। आई होप आपको याद होगा, ठीक है। कोविड टाइम के बच्चों क्या ही मालूम आपने बनाया होगा कि नहीं कॉपी, बट मैं तो सारा चीज़ बनाई थी। मेरा मेहनत बहुत वेस्ट हो गया कह सकते हो, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो बाद में CBSE ने डिलीट कर दिए थे, मतलब कट कर दिया था, और मेरा जो है सब कुछ कंप्लीट था, तो मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई थी क्योंकि मैं बायोलॉजी बड़े मन से पढ़ती थी, ठीक है। तो मैंने सब कुछ पढ़ लिया था। ओके, ठीक है। अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, माइंड मैपिंग। देखिए, माइंड मैपिंग मतलब थिंकिंग एंड देन राइटिंग इट ऑन पेपर, इसको माइंड मैपिंग बोलते हैं सिंपली। यानी किसी भी चीज़ को आप सोच रहे हो पहले, फिर सोच समझ के जब उसे पेपर पे उतार रहे हो तो वो माइंड मैपिंग होता है। अब चाहे वो कुछ भी आप कर रहे हो, एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं लेकिन आप स्टोरी राइटर भी हैं, आप बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज लिखते हैं, कॉमिक लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं। आप अपने ही माइंड में इमेजिन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। जब आपने देख लिया कि कौन सा सिचुएशन उस टाइम में स्टोरी को बिगिनिंग करने के लिए या फिर मिड में जो भी आप लिख रहे हो उसकी सेटिंग ठीक लगेगी, तो आप सोच लिए हो और फिर आप उसे कॉपी पे उतार रहे हो, ये हो जाएगा माइंड मैपिंग। आई होप इट इज़ क्लियर। यानी ये सिंपल वर्ड्स कि आप सोच रहे हो देन आफ्टर कॉपी पे उतार ले रहे हो, इसको हम माइंड मैपिंग बोलेंगे। दूसरा चीज़ है काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग क्या होता है कि इवेंट्स जो कि पहले से ही आपकी लाइफ में हो चुके हैं, आप उसको दोबारा से अपने माइंड में लेकर आ रहे हो। समझ में आया? यानी कि कोई चीज़ जो कि पहले से ही हो चुका है बट आप उस टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि मैंने फिर बहुत बार ये सेम चीज़ एम्बैरसिंग मोमेंट लिया था कि आपको जो है क्लास में मुर्गा बना दिया गया या फिर आपको हाथ ऊपर करके खड़ा करवा दिया गया, ठीक है। या फिर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कभी भी डिफ़ॉल्टर वाली लाइन में नहीं लगते, लेकिन पहली बार ज़िंदगी में आपको डिफ़ॉल्टर लाइन में लगना पड़ा, ठीक है, और आप जो है बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत एम्बैरस फील कर रहे हैं उस वक्त, उस लाइन में खड़े होने के बाद आपको डिसरिस्पेक्ट फील हो रहा है, और आप उसी मोमेंट को बार बार अपने माइंड में सोचे जा रहे हैं कि अरे मेरे साथ ये हो गया, उस पूरे सीन को रिक्रिएट कर रहे हैं अपने माइंड में। दैट इज़ कॉल्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग, ठीक है। ये मेरा पर्सनल लाइफ का भी एक्सपीरियंस था कि एक बार जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो मैं सैंडल पहन के चली गई, वो मेरा फर्स्ट टाइम था, ठीक है। मैंने ज़िंदगी में कभी मैं उस डिफ़ॉल्टर लाइन में खड़ी नहीं हुई जहाँ पे यूनिफॉर्म सही नहीं होता किसी का सॉक शूज़ दुनिया भर की चीज़ें। एंड मैं जब खड़ी हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, इवन मैं प्रेयर करते करते रो रही थी ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी और मुझे बहुत एम्बैरस लग रहा था कि भाई, और उस मोमेंट को मैंने 1 महीने तक अपने दिमाग में रिविज़न किया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग की
जो कि बहुत बुरा होता है, एक्चुअल में बहुत बुरा होता है। हम अच्छे मोमेंट को याद करते हैं थोड़े पल के लिए, लेकिन एम्बैरेसिंग मोमेंट को, बुरे मोमेंट को, कुछ ऐसा मोमेंट जो आप भुलाना चाहते हो वो आपको बार बार रिवाइज होता है आपके माइंड में, खुद की एबिलिटी होती है। तो आप काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग करते हैं, हर स्टेजेस पे करते हैं ना। आपकी भी अगर ऐसी कोई मेमोरी है तो यू कैन शेयर इन द कमेंट बॉक्स, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसमें आपको एक चीज़ पढ़नी है काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग में, माइंड, MBB, माइंड, ब्रेन एंड बिहेवियर। थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। माइंड और ब्रेन में अंतर क्या है? माइंड सब लोग कहते हैं दिमाग, ब्रेन भी कहते हैं दिमाग। कॉमन लैंग्वेज में ना, लेमन की लैंग्वेज में कुछ भी बोल देते हैं, सब चीज़ों का मतलब एक ही समझते हैं। माइंड और ब्रेन में एक डिफरेंस है कि माइंड इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी एंड ब्रेन इज़ योर कंक्रीट एंटिटी, ठीक है। एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन माइंड एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब जूम कर लेती हूँ, थोड़ा सा मेरी राइटिंग पे फोकस करिए, समझ में आ जाएगा। जहाँ पे माइंड वो प्लेस होती है जहाँ पे कॉग्निशन ऑकर होता है। ये एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस ऑफ थॉट्स के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस यहाँ पे माइंड में होते हैं, इंक्लूडिंग बेनिफिट्स, इंटेंशंस एंड कॉन्शियसनेस, ठीक है। वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और माइंड जो होता है, ठीक है, ये जो फिजिकल जो एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है वो हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, दैट इज कॉल्ड माइंड। लेट्स टॉक अबाउट ब्रेन। ब्रेन इज अ कंक्रीट एंटिटी, ओके, फिजिकल ऑर्गन है ये, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, जनरेटिंग थॉट्स और आइडियाज थ्रू दी न्यूट्रल एक्टिविटी। न्यूरॉन्स जो होती है, न्यूरॉन्स बेसिकली क्या करता है, परफॉर्म करता है। न्यूरॉन्स को हम ये भी बोलते हैं कि लॉन्गेस्ट सेल है। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, ओके, ठीक है। तो न्यूरॉन्स द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसकी वजह से आपका माइंड वर्क करता है ना। तो ब्रेन क्या होता है, CPU की तरह होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ योर बॉडी, जो अगर वो काम करना बंद कर जाए तो आपकी पूरी बॉडी बिल्कुल स्टिल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, ठीक है। अब माइंड और ब्रेन तो ऊपर ऊपर से समझा दिया, बेस क्लियर कर रही थी। बिहेवियर में क्या होता है अब आप बताइए। बिहेवियर वो चीज़ जो ऑब्जर्वेबल है, जो आप देख सकते हो कि हाँ ये पर्सन कैसा बिहेव कर रहा है, वो कैसे देख सकते हो, बाय ऑब्जर्विंग दैट पर्सन। बिहेवियर 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। बिहेवियर एक्शंस इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉग्निटिव प्रोसेस सच एज डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी। बिहेवियर भी 2 तरह के होते हैं, ओवर्ट एंड कोवर्ट। नीचे देखिए, यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया रफ स्ट्रक्चर, जिसमें ओवर्ट बिहेवियर में बिहेवियर विच वी कैन सी, यानी ओवर्ट बिहेवियर में हम किसी पर्सन को देख रहे हैं जो कि चिल्ला रहा है। मैंने देख लिया कि ही इज़ वेरी रूड और शी इज़ वेरी रूड, तो आई एम वॉचिंग दैट पर्सन कि वो पर्सन मुझसे कैसे बिहेव कर रहा है, दैट इज़ overt behavior. Then what is covert behavior? Covert behavior which we can see, which we cannot see, ठीक है। इंटरनल प्रोसेस होता है जो कि नर्वस, जैसे मान लीजिए कि कोई नर्वस हो रहा है इंटरव्यू में, ठीक है, ओके, तो ये उसका कोवर्ट बिहेवियर है, क्योंकि जब तक वो नर्वसनेस उसको शो नहीं कर देगा, तब जब तक वो कोवर्ट ओवर्ट नहीं बन जाएगा, तब तक हम ये कहेंगे कि हम उसकी नर्वसनेस को फील नहीं कर पा रहे। लाइक मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि जब भी मैं स्टेज पे जाती हूँ तो मेरा जो है पैर कांपने लगता है, लेकिन मेरे वॉइस में, मेरे एक्शंस में वो बिल्कुल शो नहीं हो पाता कि मैं नर्वस हो रही हूँ। ऑल्दो मुझे पता रहता है कि भाई मेरा पैर बहुत तेज़ी से काँप रहा है, एंड कभी कभार तो ऐसा लगता है कि माइक भी हाथ से छूट जाएगा, इतना होता है। शुरू में जब मैं छोटी थी तो होता था बहुत ज़्यादा, अब तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे बिल्कुल नहीं होता। इवन जब मैं स्टेज पे से नीचे उतरती हूँ तो मेरा एक पैर काँपता है ठीक है। तो मैं अपने एक्शंस में जब तक उसे नहीं लाऊंगी तब तक वो मेरा कोवर्ट बिहेवियर है, इंटरनल मेरा बिहेवियर है, जो कि कोई नहीं देख सकता, कोई मेरे फेस से नहीं बता सक रहा है कि मैं नर्वस हूँ। लेकिन जो ही मैंने अपना हैंड शेक करना चालू कर दिया, मेरे पैर इतने शेक हो रहे हैं कि दिखाई देने लग रहे हैं सबको, मेरे चेहरे पे पसीना आ रहा है, मैं डरी हुई सी लग रही हूँ, वो मेरा ओवर्ट बिहेवियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो पर्सन ऑब्जर्व कर सकता है मुझे कि दिस पर्सन इज़ वेरी नर्वस इन एन इंटरव्यू और समथिंग एल्स परफॉर्मिंग इन एनी कंपटीशन स्टेजेस एक्सेट्रा, कि स्टेज फेयर है इस बंदे को, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यूरॉन्स। अब माइंड ब्रेन की अगर बात कर दिया, न्यूरॉन्स की अगर बात करा तो न्यूरॉन्स के न्यूरॉन्स होते हैं 2 तरह के, उसको पढ़ना ज़रूरी है ताकि आपको पता रहे कि काम कैसे करता है, ठीक है। मैंने बोल दिया न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, मैंने बोल दिया, तो आपको पता कैसे चलेगा कि हाउ डज दिस वर्क।
तो इसी चीज़ के लिए आपको बताऊंगी। न्यूरॉन दो तरीके के होते हैं, ईफेरेंट एंड ईफेरेंट। एफेरेंट न्यूरॉन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन इज़ गॉन। एग्जाम मैंने बहुत छोटे से वर्ड्स में लिखा है, इन्फॉर्मेशन गया। जैसे मान लीजिए कि कोई कप हॉट है, आपने उसको टच किया, राइट, तो वो कप हॉट है, ये इन्फॉर्मेशन गया एफेरेंट के थ्रू, और एफेरेंट से क्या होगा, आपको सिग्नल आया कि अपना हाथ हटा लो क्योंकि आपका हाथ जल जाएगा, क्योंकि वो कप बहुत गर्म है। ठीक है, तो समझ में आया। जैसे एफेरेंट क्या करता है, वो आपकी जैसे आपने किसी ऑब्जेक्ट को टच किया जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है, तो वो इन्फॉर्मेशन एफरेंट लेके गया माइंड तक कि कप तो बहुत गर्म है। तो माइंड से जब वो वापस आ रहा है आपका हाथ हटाने की तरफ, कि जब आपका हाथ हटा ले रहे हो आप, वो जो हटा रहे हो आप, वो एफरेंट की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो है सिग्नल दे रहा है कि कप बहुत गर्म है, हटा लो हाथ। ये एफरेंट और एफरेंट का काम होता है। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, नाउ लेट्स सी द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। अब ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं, वो सब तो पूछा जाए ना जाए, लेकिन ये तो ज़रूरी पूछा जाएगा। ओके, देखिए, एक्टिवेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड इंटीग्रेशन, दीज आर द थ्री कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। लेट्स टॉक अबाउट एक्टिवेशन। Neurons in brain become activated when presented with stimuli or when initiating और thought process। मतलब जैसे हम thought process होता है या फिर थिंक करते हैं हम लोग किसी भी चीज़ को, तो वो हमारा एक्टिवेशन में आएगा। देन विल टॉक अबाउट द सेकेंड वन विच इज़ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, वेयर न्यूरल नेटवर्क प्रोसेस इंफॉर्मेशन बाई ट्रांसफॉर्मिंग इलेक्ट्रिक एंड केमिकल सिग्नल्स बिटवीन द न्यूरॉन। तो इसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है जो सिग्नल्स को पास किया जाता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन में जब वर्क होता है, ठीक है, यानी कि डिफरेंट ब्रेन रीजन्स इलेबोरेट एंड टू इंटीग्रेट सेंसरी इनपुट, मेमोरीज, इमोशन एंड प्रायर नॉलेज टू फॉर्म थॉट। यानी ये जो तीन प्रोसेस होते हैं वो एक प्रॉपर कॉग्निटिव थिंकिंग का प्रोसेस होता है, जिसमें पहला होता है एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज। दूसरा स्टेज होता है इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, और तीसरे में आपका इंटीग्रेट होता है वो सारी चीज़ें, आपकी कुछ मेमोरीज, आपकी सेंसरी इनपुट्स, ठीक है, इमोशंस, प्रायर इमोशंस, नॉलेज टू फॉर्म दैट थॉट। जब आपकी थॉट वो जो फॉर्मेशन हो रही है, लास्ट वाला जो स्टेज है, जब एक्चुअल में आपको कुछ सोच के मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, मैं सोच रही हूँ कि मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा, तो पहले मेरे ब्रेन में एक्टिवेशन होता है क्योंकि मैं सोचना शुरू की हूँ, देन इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं ये एंड देन आई गॉट थ्रू द एक्चुअल आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन विच आई हैव थिंकिंग इन माई माइंड। आई एम थिंकिंग इन माई माइंड, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर। देन न्यूरोबायोलॉजिकल बेस ऑफ थिंकिंग, थोड़ा सा देखिए, थोड़े से बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को यहाँ पे फ़ायदा होता है, क्योंकि जो बायोलॉजी करके फिर ऐसा BA करते हैं या उनका सब्जेक्ट सही है, तो उनको पता रहता है कि आखिर ये सारे टर्म्स क्या है। लेकिन हम लोग नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट्स सिर्फ 10th तक पढ़े, और 10th में भी हम लोगों की ये जो चैप्टर था वो हटा दिया गया था, क्योंकि हम कोविड टाइम के बच्चे, तो हम वो भी नहीं पढ़े हुए, राइट। तो देखिए, आप थोड़ा सा समझना पड़ेगा ना कि होता क्या है। तो देखिए, न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिक और थिंकिंग पहले है न्यूरल सर्किट। न्यूरल सर्किट क्या होता है? स्पेसिफाई ब्रेन रीजन्स सच एज प्रीफ्रंटल, ओके, आई एम नॉट इवन एबल टू रीड माई ओन राइटिंग, व्हाट इज दिस यार, ठीक है, प्रीफ्रंटल, व्हाट इज दिस, ओके, कॉर्टेक्स, राइट। लेट मी जूम दिस फर्स्ट सो दैट आई कैन रीड इट प्रॉपरली। स्पेसिफिक ब्रेन रीजन है जैसे कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस एंड what is this, okay, amygdala play a key role in various aspects of thinking। न्यूरल सर्किट क्या होता है? बेसिकली न्यूरल सर्किट एक ऐसे स्पेसिफिक ब्रेन रीजन है जो कि क्या क्या करता है, प्रीफ्रंटल, इसमें वो चीज़ें जो टर्म्स दिए गए हैं वो इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लाइक मुझे जो चीज़ बताई गई है उसमें मतलब जैसे एज अ टर्म को जानकारी रखने के लिए बताया, क्योंकि आई एम ऑल्सो नॉट अ बायोलॉजी स्टूडेंट। तो यहाँ पे न्यूरल सर्किट में ये बताया था कि ये कुछ स्पेसिफिक ब्रेन रीजन्स होते हैं, विचार क्या होता है, प्ले अ की रोल इन परफॉर्मिंग एक्सपेक्ट्स ऑफ डिफरेंट जो थिंकिंग के एक्सपेक्ट्स होते हैं वो इस स्पेसिफिक रीजन में होते हैं, जिसको हम लोग न्यूरल सर्किट बोलते हैं। सर्किट समझ में आ रहा होगा वर्ड, यहाँ पे सर्किट क्यों यूज़ किया गया है। और इसमें जो भी यूज़ किया गया लाइक एमिडाला एंड उसके बाद प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है, हिप्पोकैम्पस, ये सारी टर्म्स हैं जो कि मुझे नहीं पता कि वो क्या करते हैं ना। तो इफ़ यू आर अ बायोलॉजी स्टूडेंट्स यू कैन ऑल्सो टेल मी दैट मैम इसका मतलब ये होता है,
और अगर मैंने कुछ गलत बताया है तो आप मुझे उसे सही भी कर सकते हो इन दी कमेंट सेशन। ओके, कमेंट सेशन इज़ फ्री, दैट यू कैन टॉक टू मी लाइक वॉट एवर आई हैव सेड रॉन्ग अबाउट इट, ठीक है, क्योंकि आई एम नॉट अ बायोलॉजी स्टूडेंट, सो आई डू नॉट नो मच अबाउट इट। इवन आई एम रीडिंग साइकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम विथ यू ऑल गाइज। न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स पता होगा क्योंकि जब हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को स्टडी किए थे तो उसमें हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स को डिस्कस किए हुए थे, 10th में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। देखो, केमिकल मैसेंजर्स लाइक डोपामीन एंड सेरोटोनिन modulate neural activity and influence cognitive functions such as attention, learning and decision making. So न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम ये होता है कि अटेंशन ग्रैब करना, लर्न करना किसी चीज़ को या डिसीजन मेक के प्रोसेस को करना, ये करता है। ये केमिकल मैसेंजर है। डोपामिन जो होता है ना वो केमिकल चीज़ होती है। जैसे डोपामिन का ना वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। डोपामिन के बारे में मैं जानती हूँ तो मैं बताऊँगी कि जैसे मान लीजिए डोपामिन एक केमिकल जो सब्सटेंस है जो कि आपकी बॉडी में सेक्रीट होता है ना, माइंड में सेक्रीट होता है। बेसिकली इसका फंक्शन क्या है कि मान लीजिए अगर आप शॉर्ट्स देखने में बहुत ज़्यादा मतलब इंडल्ज हैं, कि आप एकदम इंक्लाइंड है कि आपको शॉर्ट्स इतना ज़्यादा पसंद है कि अगर आप उसको कोई फ़ोन छीन ले तो आप बेचैन से हो जाते हैं, उसका रीज़न ही यही है डोपामिन। अगर आप मतलब एक ड्रग एडिक्टेड हैं, आप सिगरेट पीते हैं, वो आपको सिगरेट जब आप पीते होंगे, कंज्यूम करते होंगे, वैसे तो नहीं करना चाहिए, अगर करते हो तो जान लो, या नहीं भी करते हो तो जो करता होगा उसे बता देना, कि जब वो सिगरेट कंज्यूम करता है तो डोपामिन क्या करता है, उसको और एक्सक्रीट जो है सिक्रीट करता है, सेक्रीट करता है उस केमिकल सब्सटेंस को, उस केमिकल एंजाइम्स को, यू कैन से, जो हमारी बॉडी को और फील करवाता है कि हमको और सिगरेट पीनी है, एडिक्ट बना देता है। तो डोपामिन का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर पढ़ाई करते हो आप और आप पढ़ाई करने में खुशी मिलती है थोड़ी भी, तो वो खुशी दुगनी हो जाएगी डोपामिन के थ्रू, क्योंकि ये जो सिक्रीट करेगा एंजाइम्स वगैरह को, या आप केमिकल जो सब्सटेंस सिक्रीट करेगा, वो आपकी जो भी हैप्पीनेस है उसको दुगना कर देगा, जिसकी वजह से आपको उस चीज़ की लत लगने लगती है। ये चीज़ मैंने पढ़ी हुई है क्योंकि मैं जब डिबेट में पार्ट ली थी, ठीक है, आई वॉज इन द डिबेट कॉम्पिटिशन, वहाँ पे मैं डीमेरिट्स बोला था मोबाइल फ़ोन पे, तो मैंने ये भी समझाया था कि आखिर रीज़न क्या है कि क्यों सब लोग इतने ज़्यादा मोबाइल फ़ोन, इंस्टाग्राम, उसके शॉर्ट्स वगैरह में क्यों इतने ज़्यादा उससे कनेक्ट हो जाते हैं कि उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। 1 घंटा 2 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। उनको पता होता है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट स्टिल उनको ये नहीं पता होता कि इसको कैसे छुड़ाएं, क्योंकि उनको उसकी लत लगने लगती है, मोबाइल की लत लगने, बिकॉज ऑफ डोपामिन, ठीक है। तो आई नो अबाउट इट, तो दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन दिस, ओके। तो आपको पता चल गया न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, फिर से बता देती हूँ। न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है कि वो आपको क्या करता है, अटेंशन, डिसीजन मेकिंग और लर्निंग वगैरह के लिए हेल्प करता है, लाइक डोपामिन वगैरह जो केमिकल मैसेंजर्स हैं उनके थ्रू, ठीक है। नाउ दिस इज़ द लास्ट वन, प्लीज़ इग्नोर माई बैड ड्राइंग। ये ड्राइंग मेरी मैम ने मुझे दिया था होमवर्क, ठीक है। जब मैं कॉलेज पहुंची तो मुझे याद है कि अरे बाप रे, मैंने तो होमवर्क ही नहीं किया है। तो आई वॉज सिटिंग इन द लाइब्रेरी व्हेन जब मेरा फ्री पीरियड था, ठीक है। सो क्या किया मैंने, फटाफट गई कंप्यूटर पे बैठी, उसका स्ट्रक्चर देखी और उसको ड्रॉ कर लिया फट से। और इतनी पागल कि पेंसिल भी नहीं थी मेरे पास, तो और कुछ भी नहीं किया, बस खाली वो बीच वाला न्यूक्लियस लिख दिया और सब पेन से ही ड्रॉ करके मैम को दिखा दिया कि मैम आई हैव डन। फिर कह दिया कि मैम पेंसिल ही नहीं मिल रही थी, क्या करूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरी मैम ने सिग्नेचर भी किया है एन करके। ओके, द लास्ट वन इज प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी भी पढ़ा है, ठीक है। देखिए प्लास्टिसिटी क्या होता है, द ब्रेन, व्हाट इज इट, हाँ, द ब्रेन्स एबिलिटी टू रीऑर्गेनाइज एंड अडेप्ट थ्रू सिनेप्टिक कनेक्शंस एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस एनेबल लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू पैटर्न्स। यानी बेसिकली प्लास्टिसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हाट इज डज इट, कि ये कुछ रीऑर्गेनाइज करने में, हमारी जो भी ब्रेन की एबिलिटी होती है टू रीऑर्गेनाइज, कुछ चीज़ें अडाप्ट करने में, कुछ चीज़ें लर्न करने में थ्रू साइनेप्टिक कनेक्शंस, ठीक है, एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इनेबल लर्निंग। ये सब लर्निंग एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ और पैटर्न्स ऑफ लर्निंग, तो ये सारे प्लास्टिसिटी के काम होते हैं, ठीक है। सो आज बड़ा बायोलॉजी भी पढ़ लिया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये अभी मैं वीडियो यहाँ पे बस इतना एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ये सारे टर्म्स बार बार नहीं आएंगे, ये सिर्फ मैंने इससे बताया क्योंकि जब आप ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो ये बताना मेरा फ़र्ज़ था कि ये चीज़ें होती हैं।
although मैं उतनी डीप में नहीं जा पाई बिकॉज मैं नहीं पढ़ी थी वो सारे टॉपिक्स, मैंने ऊपर से पढ़ा था, मैंने ऊपर से ही पढ़ाया, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, साइकोलॉजी की ही चीज़ों को डिस्कस करेंगे अनलाइक दीज थिंग्स, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।